नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो सत्र में आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल पे हमारा विषय देख लिया होगा और उसी के साथ आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अमित कुमार कश्यप जी। तो आइए सबसे पहले अमित कुमार कश्यप जी का स्वागत कर लेते हैं अपने स्टूडियो में। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, दर्शकों हम आपके लिए बता दें कि अमित जी बिहार की राजधानी पटना के बिल्कुल बगल के शहर उपनगर कह सकते हैं आप उसे, दानापुर में आप रहते हैं और आपका लगभग 15 सालों का कारपोरेट में एक प्रोफेशनल के नाते काम करने का अनुभव है। और पिछले 6 सालों से आप जो है वो गेस्ट लेक्चरर हैं, यानी मैनेजमेंट और फाइनेंस की पढ़ाई कराते हैं बच्चों को बीएस कॉलेज में। दानापुर का ये एक कॉलेज है। उसी के साथ साथ बैकुंठ वोकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से अपनी एक संस्था भी चलाते हैं जो टाटा ग्रुप के सोशल साइंसेज ऑफ इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है और वहां से एफिलिएशन है। यानी कि बिहार में रह के अध्ययन के क्षेत्र में लगातार पिछले 6 सालों से सीधे तौर पर सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे खूब एक्टिव हैं और हर विषय पर जो कि एक समाज के नागरिक और जागरूक नागरिक के तौर पर किसी को भी व्यथित कर सकती है, किसी को भी अपने सरोकार से जोड़ने पर बाध्य कर सकती है, तो उस पर लगातार निगाह रहती है। अमित जी। जी सर। इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करते हैं, सीधे कर ही देनी चाहिए बातचीत शुरू। बिहार में शिक्षा को लेकर जितनी रुचि है और उसका एक पुराना लंबा इतिहास रहा है, पुराने लंबे इतिहास के बाद यूपीएससी या प्रतियोगी परीक्षाओं में उसमें भी सफलता हासिल करने का बिहार का एक इतिहास रहा है। लेकिन इतिहास रहा है, इतिहास रहा है, इतिहास रहा है, वर्तमान क्या है? जब हम बात करते हैं ना कि हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से राज्य विशेष बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो लागू होती है पूरे भारत में, पूरे भारत के ऊपर। स्कूली शिक्षा, स्कूली के बाद कॉलेज शिक्षा, डिग्री के बाद एक और डिग्री, उसके बाद एक और डिग्री, फिर एक डिप्लोमा, फिर एक डिग्री, फिर एक डिप्लोमा, फिर एक डिग्री। साहब इतनी मोटी फाइल तैयार हो गई। अब बिहार जैसी जगह से या तो व्यक्ति पलायन कर जाए, यानी प्रतिभा का पलायन हो जाए, वो जाके किसी और जगह पर सेवा दे, और ऐसा हो रहा है, या तो उसको स्थानीय स्तर पर अपनी उस डिग्रियों का इस्तेमाल करने का अवसर हासिल हो। सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, चाहिए लेकिन सबको सरकारी नौकरी। अब ये सब जो गड्ढमड्ढ है, इस बीच में बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा को लेकर और उसके उपयोग सदुपयोग का जो पैटर्न है, इसको कैसे देखते हैं? जरा एक बड़ा सा खाका खींचिए ना पूरे राज्य का। देखिए, बिहार में लोग शिक्षित हैं, जागृत हैं शिक्षा को लेकर, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसीलिए हम पुराने इतिहास के समय से भी, अगर पुराने समय से भी लेकर के चलते हैं, तो हम देखते आ रहे हैं कि बिहार में एक अच्छे प्रतियोगी के रूप में बिहार के लड़के हर जगह पे छाए रहे, फिर चाहे सरकारी संस्थान हो या फिर प्राइवेट संस्थान हो। आज के समय में अगर पूरे बिहार की रूपरेखा देखी जाए, खास करके शिक्षा के मामले में लेकर के, तो मैं जगन्नाथ मिश्रा के राज्यकाल के समय से उसको जोड़ना चाहूंगा कि किस तरीके से बिहार की शिक्षा पूरी तरीके से चरमराती चली गई और आज तक वो चरमराई ही हुई है। उसके लिए किसी भी सरकार ने कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश नहीं करी। जगन्नाथ मिश्रा का अगर 15 साल ले लें, 15 साल उधर, लालू प्रसाद यादव ने तो चरवाहा विद्यालय ही खोल दिया। तो चरवाहा विद्यालय के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षा का उन्होंने दमन किया एक तरीके से। उसके बाद 15 साल वो खा गए, तो लगभग 30 साल, 15 साल हमारे ये नीतीश कुमार जी ने ले लिया अपने पूरे राज्यकाल में, लगभग 17-18 साल होने को जा रहा है। इन्होंने भी शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। नहीं किया कहने का मतलब कि किस तरीके से उस तरीके के शिक्षा को जो समय के अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए,
उस शिक्षा को ये लोग लाने में पूरी तरीके से विफल रहे। बचता क्या है? जो बिहार के लड़के तो फिर बेरोजगार तो रह नहीं सकते ना, इनको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक सवाल यही पे उठता है कि बिहार के ही लड़के हर जगह, हर संस्थान, सरकारी संस्थान में लगभग 75% कैसे ग्रैब कर रहे होते हैं। तो बिहार में लोग बोलते हैं बिहार एक गरीब प्रदेश है। हाँ, कैश के टर्म पे भले हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच के रूप में हम देखें, लेकिन वो भी फाइनेंशियल क्रंच है नहीं, दिखाया जाता है। इसका मैं एक सार्थक एग्जांपल लूंगा। लोग सेटिंग के कराने के लिए, फिर चाहे आईआईटी में नाम लिखाना हो या मेडिकल में नाम लिखाना हो या फिर सरकारी नौकरी के लिए इन्हें सेटिंग करवानी हो, खूब धड़ल्ले से पैसा निकलता है। पर वही चीज वो बिजनेस में नहीं लगाना चाहते। उसके पीछे एक रीजन भी है कि भाई राजनीतिक तौर पे या राजनीतिक आधार पर उस तरीके से प्राइवेट संस्थानों को बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, या फिर नए संस्थानों को डेवलप नहीं किया गया, ना ही पूरे अगर बाहर के संस्थानों को इनवाइट किया गया कि भाई आप यहाँ पे आकर के काम कीजिए। जो काम करते थे वो भी छोड़ के चले गए लालू के राज में। अब जो थोड़ा सा सुशासन सुधरा, उसमें कुछ कंपनीज आई भी, लेकिन उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से आना चाहिए। पूरे 17 साल में नीतीश कुमार ने शिक्षा के माध्यम से या सरकार ने पूरे इस बिहार की संरचना को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए। शिक्षा से जुड़े हुए मैं दो चीज देखता हूं। एक तो सरकारी नौकरी लिमिट है। हर जगह पे हम सरकार के लिए एक रूम में हम ये नहीं खोल सकते कि ये सरकारी संस्थान है, यहाँ 4 लड़कों को भर्ती कर दिया। या शिक्षक के टर्म पे ही हम हर स्कूल में, हर घर में एक स्कूल नहीं खोल सकते कि जितने की बीएड के लड़के आज के निकल के आ गए और उनको नौकरी दे दी जाए सरकारी। इसी भाजपा के साथ में जुड़े रहे नीतीश कुमार, गठबंधन में रहे, लेकिन पिछले 17 सालों में इन्होंने, मुझे नहीं याद है कि एक भी इन्होंने इन्वेस्टर मीट किया हो कि भाई आपके लिए बिहार तैयार है और आप यहाँ पे आकर के अपना संस्थान खोलिए। अगर प्राइवेट संस्थान आती तो यहाँ के भी लड़के को नौकरी मिल रही होती, यहाँ के लड़कों का भी माइंड स्वरूप चेंज हो रहा होता, सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही होती, लेकिन वो हुआ ही नहीं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या हुआ कि बिहार में सिर्फ पटना एक ऐसा शहर बन के रह गया, जो कि और दूसरे बड़े शहर हो सकते हैं, मुजफ्फरपुर हो सकता है, भागलपुर हो सकता है, दरभंगा हो सकता है, मोतिहारी हो सकता है, आपको इधर आगे निकल जाए तो पूर्णिया एक अच्छा शहर हो सकता है, लेकिन गया एक अच्छा शहर हो सकता है, लेकिन शहर के नाम पे हमारे बिहार में सिर्फ कौन सा दिखता है? तो पटना। अब पटना में ही सारा कुछ है लगभग, पटना में ही लगभग सारा कुछ है। तो पटना के लड़कों का जो एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर आपके बिहार के दूसरे अन्य सबअर्बन जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे नहीं देखने को मिलता, नहीं उस तरीके का उनको एक्सपोजर हो पाता है। तो उनको जानकारी मिले तो क्या मिले कि कौन सा कोर्स ऐसा करें जिसके लिए उनको आगे बेहतर करना पड़े। इसका खामियाजा ये हुआ कि सभी लोग बिहार में सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो करके पड़ गए। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कि उनको नजर ही नहीं आया कि भाई करना क्या है आगे। 10th पास करा, 12th पास करा, 12th पास करा, ग्रेजुएशन कर लिए। ग्रेजुएशन पास करने के बाद में उनके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, रोड पे खड़े हो जाते हैं कि भैया ये मेरी डिग्री है ग्रेजुएशन की, लेकिन नौकरी नहीं है। खामियां बहुत हैं, मैं गिनाने बैठूं तो मैं जो डेटा अगर दे दूं तो कोई भी मेरे इस डेटा को आरटीआई फाइल करके कॉपी लेकर के चेक कर सकता है कि क्या गिरी हुई स्थिति है। जैसे 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 एक दो चीजें मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, मैं बीएस कॉलेज में मैनेजमेंट में एक गेस्ट लेक्चर के रूप में जुड़ा हुआ। तो वहां पे कॉलेज के भी अदर काम होते हैं, तो उसमें मुझे इन्वॉल्व किया जाता है और मैं जाता भी हूँ। जैसे एग्जामिनेशन, वहां पे मुझे इन्विजिलेशन का मौका मिला। मैं 2014 से इन्विजिलेशन देख रहा हूँ। 2014 देखा, 15 देखा, 16, 17, 18, 19 देखा, 6 साल। बीएस कॉलेज एक ऐसा संस्थान है जिसमें 1200 लड़कों की सीटिंग कैपेसिटी है एक बार में एग्जामिनेशन के लिए। तो समझ सकते हैं कि बड़ी संस्थान है, बड़ा कॉलेज है। तो एक साल में सर 3 एग्जाम होता है ग्रेजुएशन का, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का। ठीक है। तो भर्तियां 3600 डेटा हो गए एक साल के। हाँ ठीक है।
3600 गुना 6 कर लिया जाए तो लगभग 19,200 आता है। लगभग हम 20,000 कैंडिडेट को मान लेते हैं। मान इन लिया। 6 साल में मैंने 20,000 कैंडिडेट को सर इन्विजिलेट किया। ठीक है। और इसमें मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% सर कैंडिडेट ऐसे थे जिसको ऑनर्स पेपर लिखना नहीं आता। अच्छा। अपने सब्जेक्ट का नाम ढंग से वो नहीं लिख पाते। तो 90% इस 19,200 या 20,000 में से 90% अगर कैंडिडेट को निकाल दिया जाए तो 18,000 ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं हमें जिनको खुद से अपने ऑनर्स पेपर लिखने नहीं आता, अपना सब्जेक्ट लिखने नहीं आता, और वो बोलते हैं उनके पास में क्या आ गई अब डिग्री। और रोड पे खड़े हो गए डिग्री लेकर के कि भाई मैं तो ग्रेजुएट डिग्री हूं, डिग्री होल्डर हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, ना सरकार नौकरी दे रही है ना बाजार में नौकरी है। ठीक है। अब इतने प्रतिभाशाली और इतने गुणी हमारे बिहार के युवा सर्टिफिकेट उठाए, डिग्री उठाए, और जैसा आपने कहा कि वो सड़क पे खड़े हो गए कि साहब अब हमारे पास डिग्री है, अब हमको नौकरी दो, और वो भी सरकारी नौकरी दो। और अगर सरकार नहीं दे पाती है, ये सरकार की विफलता है कि 100% लोगों को ऐसी महान डिग्रियां लेने के बाद अगर नौकरी नहीं दे पाती है, तो फिर उसके बाद ट्रेन जलाओ, पटरी उखाड़ो, बसें तोड़ो, आग लगाओ, तूफान जोतो है। सर सरकार, किसी भी राज्य के सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि जितने एक साल में ग्रेजुएट लड़के निकलते हैं उनको 100% नौकरी दे दें। ठीक है। किसी भी राज्य, ठीक है। बिकॉज हर सरकार का अपना एक संस्थान है, उनकी एक सीमा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक है। बिहार अब के एक बात अमित जी, अब एक बात अगर आपसे पूछो अमित जी, मैं 1 मिनट सिर्फ इसी में जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ एक जी चीज से बिल्कुल। जोड़ रहा हूं। इतने सारे लोगों ने बिहार में नौकरियां डिग्री लेकर के चले आए। इन्हीं लड़कों से अगर आज के डेट में पूछ लिया जाए कि आप अगले 5 साल में क्या करना चाहते हैं, तो उनके पास में जवाब नहीं होता। सबसे बुरी स्थिति ये है, उनको सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बची। नो डाउट कम्युनिकेशन गैप जो था पहले था, अब बहुत कम हो चुका है। 2014 के बाद से तो और भी कम होता चला गया, आज के डेट में लगभग 0 हो चुका। बिकॉज ऑन अ सिंगल पॉइंट मैं अमेरिका में क्या हो रहा हूं वो देख सकता हूं। तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, बराबर, बिल्कुल। ठीक है। फिर ये लड़के क्यों नहीं उस चीज को सर्च कर पा रहे होते हैं जो उनको चाहिए? उनकी सोचने की क्षमता नहीं है इसलिए सर्च नहीं कर पाते, उनकी जानकारी में अभाव है इसलिए सर्च नहीं कर पाते, उनको सर्च करना भी नहीं आता कि किस वर्ड को लेकर के, किस स्पेसिफिक वर्ड को लेकर के अपने करियर के लिए मैं उनको सोचूं। मैं तो ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भैया कि आप अगले 5 साल में क्या कीजिएगा। अगर उनसे सिर्फ इतनी पूछ ली जाए कि आपका स्किल क्या है, तो उनको खुद के स्किल के बारे में नहीं पता। नौकरी पोर्टल पे एक फील्ड होता है कि स्पेसिफिक स्किल, उनको अपने स्किल के बारे में नहीं पता। तो naukri.com पे भी अगर, या फिर दूसरे नौकरी पोर्टल पे भी अगर वो अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको खुद के स्किल के बारे में नहीं पता, तो प्राइवेट नौकरी वाले भी क्यों उनको बुलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने थोड़ी देर पहले जब बिल्कुल आपने एक अच्छा खाका खींचा, और इसमें जो है वो संभावनाएं और समस्या ये भी आई, लेकिन अब हम लोग केवल समस्याएं बतियाते रहे तो इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में और इस सूचना क्रांति के दौर में पूरे संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास खूब सारी जानकारियां ना हो। तो जानकारियां तमाम रहती हैं, हर समस्याओं की भी जानकारियां रहती हैं। थोड़ी देर पहले आप जब ये बात कर रहे थे ना कि कैसे बिहार की एक राज्य की शिक्षा व्यवस्था वो रसातल में जाती रही, तो आपने शुरू किया कि साहब जगन्नाथ मिश्रा के समय से ये पराभव शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो लालू प्रसाद यादव जी का यशस्वी राजकाल आया, खूब लंबा चला। फिर उसके बाद इतिहास बनाते हुए नीतीश कुमार जी का राज चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं ये तय है, सरकार पार्टी गठबंधन आए जाए इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से अगर कहिए तो 5 साल वाले मंत्री यानी नेताजी लोग विधायक बन सकता है 5 साल के लिए, सांसद बन सकता है 5 साल के लिए, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है 5 साल के लिए। और वहीं पर जब ये दावा किया जाता है कि भाई साहब नेताजी आप तो 5 साल के लिए हैं, ये जो आईएएस बैठा हुआ है ये 30 साल के लिए होता है,
तो हमारे यशस्वी नीतीश कुमार जी शायद इस चुटकुले को या इस सच को भी बदलने की तरफ हैं कि साहब पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी चल रही हो, मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे, है ना। जी तो वो सब एक अच्छा खासा, लेकिन अब यहां सवाल आता है कि वह बिहार जो एक प्रदेश के रूप में, जो एक समाज के रूप में इतना जागरूक होता है, वहां का युवा इतना जागरूक होता है, मुझे लगता है कि अगर किसी चौक चौराहे की पान और मसाले और तंबाकू की दुकान से लेकर चाय की रेहड़ी पर अगर खड़े हो जाए और अगर दुनिया के किसी भी विषय की चर्चा छेड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि एक गंभीर और बहुत रिच चर्चा और जानकारियों से परिपूर्ण चर्चा में भाग लेने वाले 10-12 आदमी वहां पर आपको मिलना चाहिए। आराम से। लेकिन जब उसी बिहार के एक युवा, जो कि अपना स्वरोजगार से लेके एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी अमित कुमार कश्यप जी, जब वो गिनाते हैं कि साहब जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो है वो इतना साल, तो 15 साल, 18 साल, 19 साल खा गए लालू, उसके बाद 17 साल ये खा गए, खाने क्यों दिया? ये सवाल मेरा इसलिए है, जरा तिरछा और जरा कड़ा सवाल है कि खाने क्यों दिया और किसने दिया? जब जनता ने। मतदान का मौका आता है, जिस समय लोकतंत्र का मालिक मतदाता अपने लिए 5 साल के लिए एक सेवक चुनता है, उस समय ऐसी सरकारें ये जानते हुए भी कि इन्होंने शिक्षा से लेके बाकी सारी चीजों का बंटाधार किया और करते गए, क्यों चुन लेती है भाई? क्यों सरकार बना देती है ऐसे लोगों की, और लगातार बना रही है राज्य स्तर पर। यहां एक चीज और, आप बोलिएगा मैं फिर लंबे समय के लिए चुप रहूंगा, एक चीज और बड़ा साफ है, 2014 से इस देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन की धारा चली, जब बात उसकी आती है तो वही बिहार बिल्कुल चाक चौबंद और सजग तरीके से 2014 में भी इतना बड़ा बहुमत देता है राष्ट्रवादी सरकार को, जो भी राजनीतिक सत्ता आती है। 2019 में भी देता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं 2019 में मैथमेटिक्स, अरे साहब नीतीश जी की पार्टी को जो भी मिला वो मैथमेटिक्स है, और वो एनडीए के वजह से मिला और नरेंद्र मोदी की वजह से मिला। आज वो हट गए हैं, 2024 में वो संख्या फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास वापस चली आएगी, आ जाने वाली है। तो कहने का मतलब ये था कि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव मतदान करने की बात आती है, तब तो बिल्कुल वो ऐसा निर्णय लेता है जिसमें पूरा देश शामिल हो, ऐसा लगता है कि बिहार तो आगे चला जा रहा है। लेकिन विधानसभा की यानी राज्य के लिए जब सरकार चुनने की बात आती है, तो ये सारा मामला गड़बड़ा क्यों जाता है? सबसे बड़ा फैक्टर जातीय मुद्दा। हाँ। जातीय फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म। अब इसका एग्जांपल मैं आपको साफ तौर पे देखने को बोलूंगा। बिहार के जो लालू प्रसाद हुए, जब हम्म। 2022 में, 2017 में जब वो फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ में मिले थे। भैया एक मिनट, लाइट कट गया है, मैं कोई बात नहीं, आप दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट अपना देख लीजिए एक बार। जी नेट चलता रहेगा। ठीक है भैया। बिल्कुल ठीक है। जी। वैसे तो जातीय। वैसे तो लाइव चर्चा के में इस तरह का व्यवधान आ जाने पर हम एडिट जी कर लेते हैं, और हम प्रयास भी करेंगे कि इसको एडिट भी कर लें। लेकिन मुझे जी लगता है जी। कि जरा ये भी आप हाल देखिए ना, हम लोग 20 मिनट से की बात कर रहे हैं और उसमें एक बार लाइट चली गई। खैर ये संजोग भी हो सकता है। जी जी जी। संजोगी है। आप शुरू आते करें। जाते रहता है, लाइट के बारे में नहीं बोलूंगा, लाइट रहती है। बिल्कुल ठीक है। जी। ठीक है। जहां तक मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में दे रहा था, जब ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिल करके विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने गए, और एक तरीके से कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही एक मरे हुए सांप को फिर से दोबारा से जिंदा किया, गठबंधन बना करके 2017 में। तो ये एक हम्म। उनकी बहुत बड़ी ब्लंडर है, और बिहार के ऊपर उन्होंने थोप दिया लालू प्रसाद यादव को, जबकि पूरी तरीके से राज्य स्तर पे भी वो खत्म हो चुके थे, जिसमें हम्म। भाजपा और जेडीयू बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। नीतीश कुमार ने इनको जिंदा करने का काम किया। हम्म। ये तो राजनीतिक पक्ष हो गया। ये जो जातीय पक्ष पे और चुनने की बात आती है,
तो 2017 में जब लालू प्रसाद यादव के अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए जब उन्होंने वोट मांगने गए अपने राघोपुर वाले विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां के गांव के लोगों को लालू प्रसाद यादव ने ये बोला, जबकि जो कि मीडिया में भी आया था ये बात, ये बोला कि भाई मेरा लड़का क्या करेगा, इसके अलावा तो ये कुछ कर नहीं सकता, तो तुम लोग इसी को वोट दो। वाह, बात मीडिया में आई है, ये सर्च किया जा सकता है, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। और उस राघोपुर की जनता ने तेजस्वी को चुना। अब ये बताइए, ये तो उस गांव वाले की मूर्खता है ना, कि जो अपने बच्चे के या खुद के भविष्य, आगे के भविष्य के 5 साल के लिए नहीं सोच सकता, वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन वो जाकर के जातीय मुद्दा पे सिर्फ जाकर के तेजस्वी यादव जी को वोट दे करके आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कोई। सही कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, और ये लोकतंत्र में है तो भाई एक्सेप्टेबल है तेजस्वी यादव जी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब जिस बंदे को ये ना समझ में आ रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर करवा दूंगा तो अब वैसे लोग अगर सरकार में रहे तो वो शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात। लेकिन हाँ हाँ हाँ, बोलिए जी। एक तो ये, दूसरे जो भाजपा भी साथ में रहे तो वो भी उस तरीके का काम नहीं कर पाए नीतीश के सामने, कि भाई मैं एक इन्वेस्टर मीट करवाता हूं और कम से कम 5-6 कंपनी को बुला लूं जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के यहाँ पे कंपनी रखे जाएंगे, तो उसमें किस तरीके का नौकरी हो रहा होगा, उसमें किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, लोगों को यही नहीं पता होता। इसलिए वो सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे होते हैं। अब जैसे मैं आज की डेट में, अब ये जागरूक होंगे कैसे जब उनको पता ही नहीं है, तो जागरूक होंगे कैसे? स्थानीय मुद्दा चाहे जो भी रह गया, तो स्थानीय मुद्दा पे उनको मेरे गली का पीसीसी बन गया, लाइट जल रही है, किसने बनाया? तो मेरे जात वाले ने, मुझे वोट इसी को देना है। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, आपने जो कहा ना एकदम सही है, मुझे समझ में आ रही है, दर्शकों को भी समझ में आ रही होगी जी। ये बात विधानसभा में होती है, लेकिन सांसद जी से ये अपेक्षा नहीं होती भाई। जब 2014 से आप देखिए जब बदलाव हो रहा है तो कितना क्लियर कट मेजॉरिटी वो देता है। यहां पे जनता कंफ्यूज है और यंगस्टर अच्छा, भी कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज। जनता और यंगस्टर, मैं जनता और यंगस्टर को मैं बांट रहा हूं। क्यों? मैं जनता में उनको रख रहा हूं जो 35 के ऊपर है, और आज अच्छा, की जो जनता है उनको 35 के नीचे मैं यंगस्टर के रूप में रख रहा हूं। ये दोनों कंफ्यूज अच्छा, ठीक ठीक है। ये दोनों के दोनों कंफ्यूज है। कंफ्यूज इन द सेंस, उनको राष्ट्रीय स्तर पे वो सब कुछ चाहिए होता है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे पता है कि दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर में किस तरीके की नौकरी है और मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उसी 10% वाले में से हूं, 90 वाले में से, जो डिग्री होल्डर लेकर के मुझे अपने 5 साल के बारे में पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं जानकारियां लेकर के उस तरीके की डिग्री कोर्स करता हूं और जाकर के नौकरी पाता हूं, और एक अच्छा नौकरी पाता हूं, अच्छा पे स्केल उठाता हूं, जबकि मैं खुद रहा हूं तो मुझे पता है। बधाई हो, बिजली आ गई जी। जी, 5-10 मिनट के लिए जाता है, वैसे फ्लक्चुएट करता है, कोई बात नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ 10% वाले ही। आज की डेट में मैं जो इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं, यहां जो कोर्स करवा रहे हैं हम लोग, ये वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल पे बेस्ड है। भाई तुमको काम भी करना होगा और पढ़ाई भी करना होगा, जाके ट्रेनिंग लो और साथ में पढ़ाई करो। तो लड़के पूछते हैं सर पैसा मिलेगा? भाई ट्रेनिंग में किसको पैसा मिलता है? नंबर 1। कुछ को तो पता है, कुछ कैंडिडेट मुझे ऐसे भी मिले, नो डाउट उनकी संख्या कम थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि एचआर कोर्स में पढ़ना क्या होता है और इसके लिए नौकरी कहां मैं करने जाऊंगा। लेकिन उसको सरकारी नौकरी में क्या क्या फॉर्म भरना है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसको सब कुछ पता है।
ठीक है। आ, अब चलते चलते इसको कंक्लूड करेंगे अगले एक आध मिनट में अपनी जी बातचीत को। और मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे विषय पर आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट की चर्चा कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन इस मंच की भी, इस माध्यम की भी एक अपना फॉर्मेट है। बहुत लंबी चर्चा हम कर नहीं सकते, फिर दोबारा करेंगे आपके साथ। अब चलते चलते मुझे एक चीज बताइए, आप कितने आशान्वित हैं कि ये बदलाव होगा, और बिहार शिक्षा को ही नहीं बल्कि अपने राजनीतिक सरोकारों को साधते हुए विधानसभा स्तर पर भी यह निर्णय लेगा, मजबूत निर्णय लेगा, ताकि बिहार प्रदेश का एक समुचित जो है वो विकास हो सके सारे मायनों में। कैसे देखते हैं आप इसको? अगले 1 डेढ़ 2 मिनट में आप कंक्लूड करें तो उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। जी इसके लिए सरकार को खुद से आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की जनता कंफ्यूज है, मतलब कि उसने आंखें अपनी बंद कर रखी है, उसके आगे वो देखना ही नहीं चाहता। सरकार को दिखाना होगा, फिर चाहे जो भी दिखला दे कि भाई इसके आगे तुम्हारे लिए क्या है और इसके लिए आगे हम क्या करना चाहते हैं। और सिर्फ अगर एक ही नारा दे दिया जाए कि बिहार लौटो, और उसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है जो इसको लौटने के लिए बोल रही है, बस इतना ही करना है, आपको जागरूकता आ अरे तो जाएगी। ये अरे तो अरे तो एक नया प्रश्न खड़ा हो गया ना कि सरकार यहां जी कुछ करे तो कौन सरकार करे? मैं उसके राष्ट्रवादी लिए एक सरकार की सरकार, बात मैं उसके राष्ट्रवादी लिए तो सरकार एक से ही सरकार आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पहले एक सरकार लानी पड़ेगी ना प्रदेश स्तर पर, जो सरकार ऐसा एकदम लानी सोचे। पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके पहले जिस जिस सरकार को आना है, अपने लिए तैयारी भी तो करनी है, बिकॉज लोकतंत्र है, उसको सीट तो यही जनता दे रही होगी, तो उसको तो पहले पार्टी की ही बात अपना। कहिए हैं? जी आप पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, पार्टी की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो वो सरकार सुन के मैं अच्छा थोड़ा नहीं, सा मैं नहीं कंफ्यूज हो गया। हाँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी की हम्म। बात करना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ आ करके सिर्फ इतना बोले कि अब बिहार समझ आएगा। लौटो, उसके लिए मैं आपके लिए जमीन तैयार करके दूंगा, बस बिल्कुल, इतना ही करना है, कंफ्यूजन दूर कर देना है, वोट उसी तरफ जाएगा। मैं समझ गया। जब आप सरकार से हटके ना जब पार्टी पे आए, तब जी ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि अगर विधानसभा स्तर पर कोई ऐसी पार्टी, हम लोग नाम नहीं लेते हैं कोई भी पार्टी, ठीक है, हाँ हाँ राष्ट्रवादी पार्टी जिसके साथ 2014-2019 में उसी बिहार के मतदाता ने इतना मजबूत और एक तरफा और पूरे संकल्प के साथ वोट किया, झाड़ के वोट किया अगर कहा जाए तो, है, दे जी दबा जी के वोट किया, तो उसका तो कोई पारावार नहीं है। लेकिन विधानसभा स्तर पर आपने जब बात की ना कि वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उस एक व्यक्ति या एक पार्टी, एक सक्षम नेतृत्व वो आए बिहार में, और बिहार में अगर उसने ये बता दिया कि देखो तुम्हारे लिए ये करना है तुमको, तो ये बदलाव हो सकता है। इस बदलाव की जी संभावना है बिल्कुल। मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। और जिस तरीके से आपने ये एक हमारे और आपके साथ जो पिछले आधे घंटे से हम लोग अब चर्चा आधे घंटे की होने जा रही है, तो जो हम जी चर्चा कर रहे थे उसमें हमने ये समझे कि एक प्रस्तावना यानी कि एक खाका खींचा है। अभी आपसे एपिसोड दर एपिसोड, सत्र दर सत्र ये चर्चा जारी रखेंगे हम। और एक दूसरे एंगल से हम सिर्फ यहाँ राजनीति बात करने से कुछ होगा नहीं, समस्या बात करने से कुछ होगा नहीं, इतिहास याद करने से भी कुछ उखड़ने का नहीं है कि साहब हमारे पास तो या था वह था, झंडे थे अब तो डंडा ही रह गया है। तो झंडे की खोज करनी पड़ेगी, यानी समाधान की खोज करनी पड़ेगी। और आगे आने वाले सत्रों में मुझे पूरी उम्मीद है अमित जी कि आपके साथ हम बड़े बारीक स्तर पर समाधानों की बात करेंगे, और समाधानों की ही बात नहीं करेंगे, समाधानों के एक पूरे क्रम की बात करेंगे, ताकि एक सकारात्मक माहौल तैयार हो, और वो सकारात्मक माहौल बिहार को उसी तरीके से राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाए और बड़ी मजबूती के साथ वापस लाए। जी आपके साथ चर्चा करने का वाकई आनंद आया। अभी तो ये शुरुआत है, उसके बाद अब हम लोग लगातार करेंगे। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि अमित कुमार कश्यप जी के साथ बिहार फोकस्ड ये चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। और एक बार फिर चलते चलते वही नहीं हो रहा कि प्रारब्ध आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया हो तो, इसको लगातार देखिए, एक दूसरे तक भेजिए भी, और हमें कमेंट में अपने विषय और अपने राय से भी हमें अवगत कराइए, डांटते हुए पूरे अधिकार के साथ कि आप किस तरह की चर्चा देखना चाहते हैं, क्या हमसे सुनना और समझना चाहते हैं।
तो चलिए एक बार धन्यवाद किया जाए अमित जी का। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और आगे भी हम आपसे बलात् समय लेते रहेंगे। आप सभी दर्शकों को भी हमारा और अमित जी की तरफ से प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।